हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश वर्मा आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी वाले सर में। फ्रेंड्स, पिछले टॉपिक में हमने ज्वालामुखी के बारे में पढ़ा था। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए पढ़ रहे हैं ज्वालामुखी के क्षेत्र। क्या होता है? ज्वालामुखी क्षेत्र है वो मुख्यतः प्लेटों के किनारों पर पाए जाते हैं, यानी जहां पर दो प्लेटें टकराती है या एक दूसरे से दूर जाती है वहां पर ज्वालामुखी क्षेत्र है वो विद्यमान होते हैं। लगभग विश्व के 80% ज्वालामुखी क्षेत्र है वो प्लेटों के विनाशात्मक किनारों पर स्थित है। यानी सबसे ज्यादा जो ज्वालामुखी है वो विनाशात्मक किनारों पर स्थित है, जबकि 15% ज्वालामुखी है वो रचनात्मक किनारों पर स्थित है, जबकि 5% ही आंतरिक उत्वेदन से संबंधित है। यानी विश्व के सबसे ज्यादा ज्वालामुखी है वो प्लेटों के विनाशात्मक किनारों पर स्थित है। रचनात्मक किनारे, विनाशात्मक किनारे क्या होते हैं? प्लेटें एक दूसरे के आमने सामने गति करती है और जब टकराती है तो वहां पर ज्वालामुखी क्षेत्र जो बनता है वो विनाशात्मक किनारा होता है। जब प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करती है तो रचनात्मक किनारा कहलाता है, जहां पर 15% ज्वालामुखी है, जबकि आंतरिक उद्भेदन जहां पर होता है उसके आधार पर 5% ज्वालामुखी ही है। इसके आधार पर विश्व के ज्वालामुखी क्षेत्रों को है वो बांटा गया है। हालांकि अलग अलग किताबों में इसके अलग अलग है, लेकिन हम महत्वपूर्ण जो तथ्य है वो 4 आधार पर यानी 4 भागों में इसको बांटा गया है। परिप्रशांत महासागरीय मेखला, दूसरी है मध्य महाद्वीपीय मेखला, तीसरी है मध्य अटलांटिक मेखला और चौथी है अंतरा प्लेट मेखला। तो ये 4 है वो विश्व के महत्वपूर्ण ज्वालामुखी क्षेत्र है। सबसे पहले हम लेते हैं परिप्रशांत महासागरीय मेखला। यह मेखला प्रशांत महासागर के चारों ओर फैली हुई है। प्रशांत महासागर के चारों ओर फैली हुई मेखला है, इसीलिए इसका नाम परिप्रशांत मेखला रखा गया है। यह उत्तरी अमेरिका के जो पश्चिमी तट है उस पर, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर, एशिया के पूर्वी तट पर स्थित है और अंटार्कटिका के उत्तरी भाग में यह स्थित है। इस प्रकार यह पूरे महासागर में एक वलय का निर्माण करती है, इसीलिए इसे प्रशांत महासागर का जलावृत, रिंग ऑफ फायर, प्रशांत महासागर का जलावृत भी कहते हैं, रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं, प्रशांत महासागर का अग्निवलय भी कहते हैं। इसे फायर ग्रिड ऑफ ओशियन पैसिफिक भी कहते हैं, फायर ग्रिड ऑफ ओशियन पैसिफिक। तो इसके 3-4 नाम है, ये हमें ध्यान में रखने हैं। साथ ही हमें ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पर इतने ज्वालामुखी क्षेत्र इस कारण है क्योंकि ये सारे क्षेत्र है वो प्लेटों के विनाशात्मक किनारों पर स्थित है। विनाशात्मक किनारों पर स्थित है। यहाँ पर 22 ज्वालामुखी है वो बड़े और मुख्य है, जिनमें से 15 ज्वालामुखी यानी टोटल जो भयंकर ज्वालामुखी आते हैं उनकी संख्या 22 है, लेकिन उनमें से 15 ऐसे हैं जिनकी ऊंचाई 15,000 फीट से ज्यादा है। यानी काफी ऊंचे ऊंचे ज्वालामुखी है। यहाँ पर रॉकी श्रेणी है, एंडी श्रेणी है, तो यहाँ पर काफी ऊंचे ज्वालामुखी है वो पाए जाते हैं। और ये लास्ट में बैठी जाती है अरेबस पर्वत ज्वालामुखी तक, जो कि अंटार्कटिका महाद्वीप में है। इसमें कई ज्वालामुखी है वो आते हैं, जिसमें से कुछ का नाम बता रहा हूं। जैसे जापान का फ्यूजियामा है, यहाँ पर जापान है, जापान का फ्यूजियामा है। इसके अलावा रास्ता, रेनियर हुड, ये तीनों ही यूएसए के हैं। रास्ता, इसके अंदर तो जो है सस्ता है, एक रेनियर है, एक हुड है। ये तीनों ही कहाँ के हैं? यूएसए के। सस्ता, हुड और रेनियर तीनों यूएसए के हैं। आगे हम बढ़ते हैं तो चिम्बोरेजो है वो मध्य अमेरिका में आता है। इसके अलावा पिनाटुबो भी यही है जो कि फिलीपींस के अंतर्गत है। और इसके अलावा यहाँ पर जो ज्वालामुखी आते हैं, माउंट ताल आते हैं, वो भी फिलीपींस में है। तो यहाँ पर कई ज्वालामुखी है वो स्थित है जो कि काफी विस्फोटक है। मुख्य रूप से यहाँ पर जो ज्वालामुखी है वो रॉकीज पर्वत श्रेणी के जो पश्चिमी भाग है वहां पर और एंडीज पर्वत श्रेणी के पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं और जापान के निकटतम क्षेत्र में है वो पाए जाते हैं। तो यह विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी क्षेत्र है जिसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। दूसरा क्षेत्र आता है मध्य महाद्वीपीय मेखला।
तो ये महाद्वीप के मध्य में स्थित है, पूरे महाद्वीप में मध्य भाग में स्थित है, जिसमें सारा जो महाद्वीप है उसके अंतर्गत शामिल है। इसे मध्य में होने के कारण इसे मध्य महाद्वीप मेखला कहते हैं। इनका अधिकतर भाग है वो रचनात्मक किनारों पे, वही परिप्रशांत मेखला विनाशनात्मक किनारे हैं, जबकि ये रचनात्मक किनारों पर स्थित है, यानी इनका जो अधिकतर भाग है वो रचनात्मक किनारों पर स्थित है, और कुछ भागों में विनाशात्मक किनारे भी है। जैसे आइसलैंड के जो हेक्ला है वहां से प्रारंभ होकर पश्चिमी द्वीप समूह तक है, आइसलैंड के हेक्ला से पश्चिमी द्वीप समूह तक ये सारे हिस्सा है वो फैला हुआ है, यानी इस भाग में भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, इस भाग में भी, यानी लगभग महाद्वीपों के मध्य भाग में है वो ये स्थिति है। इसमें देखो सबसे महत्वपूर्ण आते हैं भूमध्य सागर के चारों ओर, जो हमने पढ़ा था, एटना पढ़ा था, स्ट्रोम्बोली पढ़ा था, विसुवियस पढ़े थे। ये सारे ज्वालामुखी किस भाग में आते हैं? मध्य महाद्वीपीय मेखला के अंतर्गत ही शामिल होते हैं। जैसे भारत का बेरन द्वीप है, भारत का एकमात्र जो जागृत ज्वालामुखी है वो बेरन द्वीप है, तो वो भी किसके अंतर्गत शामिल है? वो है तो कहां पर? अंडमान निकोबार में है, लेकिन किसके अंदर शामिल है? मध्य महाद्वीपीय पेटी के अंतर्गत शामिल है। तो ये दूसरी है मध्य महाद्वीपीय पेटी, इसके अंतर्गत कैमरून आता है, किलिमंजारो आता है, मेरू, एल्गस, ये सारे जो अफ्रीका के भी ज्वालामुखी है जो यहाँ पर पाए जाते हैं वो भी इसी के अंतर्गत शामिल है। तो ये जो दूसरी पेटी है वह भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस पर रचनात्मक किनारों के ज्वालामुखी भी आते हैं, और साथ ही साथ इसमें जो विनाशात्मक किनारे हैं उनके ज्वालामुखी है वो शामिल है। अब हमें देखना क्या है इसमें, तीसरी आती, मतलब ये जो हमने पढ़ा है मध्य महाद्वीपीय, इसके अंतर्गत जो ज्वालामुखी है वो मीडियम मास यानी मध्य पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं लगभग सारे ज्वालामुखी, लेकिन एशिया का जो मीडियम मास यानी मध्य पठारी क्षेत्र है वो लगभग रिक्त है। तीसरा जो क्षेत्र आता है वो आता है मध्य अटलांटिक महासागरीय कटक, यानी अटलांटिक महासागर के मध्य का कटक है वो इसके अंतर्गत शामिल है। ये रचनात्मक किनारा है, यानी यहां से एक प्लेट इस हिस्से में और एक प्लेट इस हिस्से में जिसकी वजह से बीच में दरार घाटी का निर्माण हुआ जिससे लावा निकला। तो ये रचनात्मक किनारा है, यहाँ पर भी कई ज्वालामुखी है वो स्थित है, जिसमें एजोर द्वीप है, एंटलिस है, तो ये सेंट हेलेना, ये ऐसे ज्वालामुखी क्षेत्र है जो कि यहाँ पर स्थित है। ये ऐसा आकृति का कटक है जो मध्य अटलांटिक में है, ध्यान रखना है, और यह रचनात्मक किनारा है जहां पर ज्वालामुखियों का निर्माण होता है। चौथा जो आता है वो अंतरा प्लेट ज्वालामुखी आता है, अंतरा प्लेट ज्वालामुखी। इसमें मुख्य रूप से हवाई द्वीप के ज्वालामुखी शामिल है। हवाई द्वीप के ज्वालामुखी हमने पढ़े थे, तो इसमें हवाई द्वीप के जो ज्वालामुखी है वो शामिल है अंतरा ज्वालामुखी प्लेट के अंतर्गत। जो हवाई महाद्वीप के हवाई जो द्वीप है उसके ज्वालामुखी है वो मुख्य रूप से आते हैं अंतरा प्लेट के जो ज्वालामुखी है वो गर्म स्थल संकल्पना से संबंधित है। तो ये चार ज्वालामुखी क्षेत्र है वो मुख्य है, परिप्रशांत महासागरीय मेखला, मध्य महाद्वीपीय, मध्य अटलांटिक और अंतरा प्लेट ज्वालामुखी। ये मैंने आपको जो है शॉर्ट में बताए हैं, मैप है वो इसके लिए काफी अच्छा है, वो रहेगा, आप इससे समझ भी सकते हैं। लेकिन इसमें जो क्षेत्र है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, जिससे प्रश्न आते हैं ज्यादातर या तो परिप्रशांत से आते हैं या मध्य महाद्वीपीय से आते हैं, तो अपने को देखना है। साथ ही एक प्रश्न ये बनता है कि कौन से ज्वालामुखी क्षेत्र है वो गर्म स्थल संकल्पना से संबंधित है, तो आपको सीधा सा ध्यान रखना है हवाई द्वीप के जो ज्वालामुखी है वो गर्म स्थल संकल्पना से संबंधित है। तो ये तो है विश्व के ज्वालामुखी क्षेत्र। अब आते हैं जो ज्वालामुखी शंकु है वो कई प्रकार के होते हैं, उसमें जो मुख्य प्रकार है वो हम पढ़ रहे हैं, यानी ज्वालामुखी शंकु के प्रकार। ये जो ज्वालामुखी शंकु है उसके प्रकार है, सबसे पहले आता है सीडर शंकु। सीडर शंकु है वो काफी कम ऊंचा होता है, जिसकी ऊंचाई कुछ इंच से लेकर कुछ फीट तक होती है, यानी सीडर शंकु की ऊंचाई है वो कुछ इंच से लेकर कुछ फीट तक ही होती है। इनका ढाल है वो 30 डिग्री से 40 डिग्री तक होता है, यानी ये है इनका ढाल भी कम होता है। जैसे जोरल्लो ज्वालामुखी है मैक्सिको का, मैक्सिको में है जोरल्लो, ध्यान में रखना है, वह किस में आता है? सीडर शंकु में आता है। सान साल्वेडर
ये ज्वालामुखी भी सीडर शंकु में ही शामिल है। फिलीपाइन का लुजोन द्वीप ज्वालामुखी है, वो भी सीडर शंकु में ही शामिल है। ये हमें ध्यान में रखना है। दूसरा है कंपोजिट शंकु। यह ज्वालामुखी का सबसे ऊंचा शंकु होता है। इसमें क्या होता है, जैसे लावा उद्गार होता है उस समय एक परत बन जाती है, दूसरे उद्गार के समय दूसरी परत, तो इस प्रकार ऊपर ये उठता जाता है, इसलिए ये सबसे ऊंचा है। नई परतें बनती जाती है, इसीलिए परतदार भी है, इसलिए परतदार भी है। जब विस्फोट होता है तो उसमें जो विखंडित पदार्थ निकलते हैं, इसी से इसका निर्माण होता है, इसीलिए इसका निर्माण विखंडित पदार्थों से किस ज्वालामुखी का होता है, तो वो कंपोजिट शंकु इसका उत्तर होगा। परतें भी इसके अंतर्गत ही बनी होती है, क्योंकि हर बार नई परत का निर्माण है वो हो जाता है। तीसरा आता है परपोषित शंकु। तो इसमें नाम से ही पता चलता है, परपोषित शंकु यानी एक ही बड़ी शंकु से, यानी एक ही नली से अनेक शंकु है वो विकसित होते हैं। अनेक शंकु है वो विकसित होते हैं। जैसे हमने बात की थी माउंट शास्ता, जो यूएसए में माउंट शास्ता है वो परपोषित शंकु ही है। चौथा है एसिड लावा शंकु। एसिड लावा शंकु यानी उसमें लावा है वो गाढ़ा होता है। तो गाढ़ा होगा, इसका मतलब क्या होगा कि गाढ़ा होगा तो ज्वालामुखी शंकु है उसकी ऊंचाई है वो बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। जैसे कि भूमध्य सागर में जो लिपारी द्वीप के निकट स्थित ज्वालामुखी है स्ट्रोम्बोली, वो इसी प्रकार का एसिड लावा शंकु ही है। नेक्स्ट है ज्वालामुखी प्लग। क्या होता है, जब ज्वालामुखी विस्फोट हो चुका होता है तो कई बार ज्वालामुखी का लावा है वो कहाँ जमा रह जाता है, उस नली में ही जमा रह जाता है, और धीरे धीरे अपर्दन के दौरान जब वह निकलता है तो एक प्लग की भांति है वो दिखाई देता है, जिसे कहते हैं ज्वालामुखी प्लग। इसे ज्वालामुखी ग्रीवा भी कहते हैं। एक प्रकार का शंकु और होता है जिसे कहते हैं पैठिक लावा शंकु। इसमें लावा बहुत पतला होता है, इसमें लावा बहुत पतला होता है, इसलिए जब उद्गार होता है तो लावा काफी दूर तक फैल जाता है। हवाना के जो ज्वालामुखी है वो इसी प्रकार के ज्वालामुखी है। इस प्रकार के शंकुओं को सील्ड शंकु भी कहते हैं। तो ये था ज्वालामुखी क्षेत्र विश्व के, और ये ज्वालामुखी शंकु। शंकु से संबंधित प्रश्न आते हैं और ये भी प्रश्न आते हैं। तो ये ज्वालामुखी की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो हमने पढ़ी। अब कुछ खास बातें हैं वो हम पढ़ेंगे। जो कुछ मुख्य बातें हैं उसमें सबसे पहले आती है 10 सहस्त्र घाटी। जो संयुक्त राज्य अमेरिका का एक भाग है अलास्का, जो कि कनाडा के पश्चिमी भाग में स्थित है। यूएसए का भाग है अलास्का, जो कि कनाडा के पश्चिमी भाग में स्थित है। वहां पर एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है कटमई। इस कटमई ज्वालामुखी के समीप कई धुआंरे हैं, कई धुआंरे हैं। तो ये जो धुआंरे हैं, यानी जहां छोटे ज्वालामुखी या जिनसे धुआं राख निकलता रहता है, तो ये जो धुआंरे हैं काफी सारी संख्या में हैं, इसीलिए इसे 10,000 जो ज्वालामुखी है उसकी घाटी कहते हैं। इसीलिए इसे 10 सहस्त्र घाटी के नाम से जाना जाता है, जो कि यूएसए के अलास्का में है। कई बार पूछा जाता है ये कहां पर है, तो अलास्का में है। किस ज्वालामुखी के पास है, तो कटमई ज्वालामुखी के पास है। एक न्यूजीलैंड में है प्लेंडी घाटी, ध्यान में रखना है। ये तो अलग चीज है, ये अलग है। न्यूजीलैंड है, वहां पर एक प्लेंडी घाटी धुआंरा है व्हाइट टापू पर, इसे व्हाइट टापू भी कहते हैं। प्लेंडी घाटी द्वारा है वो न्यूजीलैंड में है। कई बार पूछा जाता है प्लेंडी घाटी द्वारा कहां पर है, तो यह न्यूजीलैंड में है, ये आपको ध्यान में रखना है। एक है ज्वालामुखी झील। क्या होता है, जब ज्वालामुखी में विस्फोट हो जाता है तो ज्वालामुखी का जो मुख है वहां पर जब लावा है वो जम जाता है तो गड्ढा बन जाता है, और जब बारिश होती है तो उस बारिश में वहां पर पानी इकट्ठा हो जाता है। ऐसी झील को कहते हैं ज्वालामुखी झील। तो हमारे भारत में जैसे महाराष्ट्र की लोनार झील है, महाराष्ट्र के अंदर लोनार झील है,
अजमेर के अंदर पुष्कर झील है और अमेरिका में एक झील है ओरेगन। तो ध्यान रखना है, लोनार तो है महाराष्ट्र में भारत, राजस्थान में है पुष्कर, और ये जो है ओरेगन झील ये उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत है। तो यहाँ पर जो है वो ऐसे ही ज्वालामुखी का जो मुख है वहां पर पानी इकट्ठा हुआ है। नेक्स्ट है सोल्फ तारा। सोल्फ तारा क्या होता है? लंबे समय तक उद्गार। जब गैस और जलवाष्प का लंबे समय तक उद्गार होता है तो उसे सोल्फ तारा कहा जाता है। इटली का जो नेपल्स नगर है जहां पर विश्वस ज्वालामुखी है, तो जो इटली का है नेपल्स नगर, वहां पर भी कई सोल्फ तारे यानी प्रसिद्ध सोल्फ तारा वहां पर है। एक होती है स्वेक्वेसियस ज्वालामुखी क्रिया। कौन सी होती है? स्वेक्वेसियस ज्वालामुखी क्रिया। ऐसी ज्वालामुखी क्रिया जो जल के नीचे जन्म लेती है, यानी पानी के नीचे जो ज्वालामुखी क्रिया है वो जन्म लेती है, उसे स्वेक्वेसियस ज्वालामुखी क्रिया कहा जाता है, यानी जल के नीचे। फिर आता है गेसर। जैसे नाम से ही पता चलता है, गेसर गेसर यानी जिस ज्वालामुखी छिद्र से लंबे समय तक जलवाष्प निकलती रहती है। जलवाष्प तो यानी वह एक जलवाष्प ऐसा लगता है जैसे गैस का फव्वारा है। तो ऐसे गैस के फव्वारे जो होते हैं उसे कहते हैं गेसर। ऐसे जो गेसर है वो आइसलैंड के अंदर है, ग्रेट गेसर, जहां से काफी समय से जो है वो जलवाष्प है वो निकल रही है। तो ग्रेट गेसर आइसलैंड। ये तो है ज्वालामुखी के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातें। मैं लास्ट में आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, वो आपको बताना है। प्रश्न ये है, विश्व का सबसे ऊंचा विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी, आपको ये बताना है विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। इसकी ऊंचाई भी काफी है, तो आपको ये बताना है कि विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। तो ये ज्वालामुखी से संबंधित कुछ तथ्य हैं। आपको ये टॉपिक कैसा लगा, इसके संदर्भ में हमें कमेंट करके बताइए। साथ ही आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए।